नमस्ते सभी को। मित्रों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं एक ऐसे विषय को लेकर के जिस विषय की मांग आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। वो विषय है चिकित्सा का। दोस्तों, हम सभी जानते हैं चिकित्सा का विषय यूं तो प्राचीन काल से चलता आ रहा है। प्राचीन काल यानी मानव के उद्भव से लेकर के, मानव के आरंभ से लेकर के ही अब तक चिकित्सा का विषय सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी देश, सभी काल, सभी परिस्थितियों, सारे समय में सबसे ज्यादा व्यापक विषय रहा है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय भी रहा है। दोस्तों, आज पेंडेमिक की सिचुएशन में हम सभी ने देख लिया कि किस तरह से चिकित्सा का विषय इतना ज्यादा बहुव्यापक हो गया और इतना ज्यादा आवश्यक हो गया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे फिर वो आयु के रूप में बच्चे से लेकर के वृद्ध हो, या फिर अवस्था के रूप में स्वस्थ से लेकर रोगी ही क्यों ना हो, या फिर पैसे के रूप में धनी से लेकर के निर्धन वर्ग का क्यों ना हो, या फिर किसी भी लिंग, किसी भी स्थिति का व्यक्ति चिकित्सा के इस विषय से बच नहीं पाया। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये बात क्यों कह रहा हूं, बहुत जरूरी है ये बात समझना कि जो हमारी आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, मैं आज आप लोगों को उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो कि आप लोगों की आंखें खोल देगी। दोस्तों, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम स्वामी मुक्तानंद निर्मोही है, पूर्व नाम डॉक्टर सुनील के वैदिक। दोस्तों, मैंने अपना अध्ययन एमडी नेचुरोपैथी से किया है। उसके पश्चात मैंने पीएचडी की है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में, जिसमें मैंने योग, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी आदि विभिन्न प्रकार की वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में मेरे शोध ग्रंथ को प्रस्तुत किया है। मित्रों, मेरा अध्ययन काल लगभग 25 वर्ष का रहा है इसी विषय में, और मेरा अनुभव लगभग 20 वर्ष का रहा है इस विषय में। वर्तमान में मैं विश्व स्वास्थ्य शोध एवं विकास संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। दोस्तों, मेरा संबंध यूं तो भारत के राजस्थान प्रांत के अजमेर शहर से रहा है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चुन लिया। दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बाल्यकाल से ही योग और आयुर्वेद से बहुत ज्यादा जुड़ा रहा। कुदरती इलाज, प्राकृतिक चिकित्सा से मैं हमेशा से जुड़ा रहा। और दोस्तों, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े चमत्कार देखे। यूं तो कहते हैं कि एक रोगी व्यक्ति एक सफल चिकित्सक बन सकता है। ये बात घटना के रूप में मेरे जीवन में पूरी तरह से उतरी। बाल्यकाल से मेरा इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर थी, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी। बहुत शीघ्र मैं बीमार पड़ जाता था। मुझे कई बार लगातार बुखार होता था। मेरी आंखें बहुत लाल रहती थीं, एलर्जी रहती थी मेरी आंखों में। मेरा बचपन बहुत ज्यादा बार चिकित्सकों के मध्य बीता। मेरे माता पिता ने मेरी काफी चिकित्सा कराई। दोस्तों, इस क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते जब मैंने अपना होश संभाला, लगभग 12-13 वर्ष की आयु में, मैंने देखा कि योग को करते हुए और प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करते हुए, जड़ी बूटी चिकित्सा का उपयोग करते हुए, आयुर्वेद का उपयोग करते हुए और साथ ही साथ होम्योपैथी का उपयोग करते हुए मैंने अपने जीवन में यह बात महसूस की कि ना केवल मेरे स्वास्थ्य में सुधार आया है, बल्कि एलोपैथी चिकित्सकों द्वारा बताए गए अनुसार कि मेरा स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं होगा या इसी तरह से चलेगा, उसको पूरी तरह से इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों ने खारिज कर दिया। दोस्तों, मैं स्वयं अपनी अनुभूतियां आप लोगों को बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि किस तरह से यह चिकित्सा पद्धतियां कितनी कारगर हुई हैं।
दोस्तों, जब भी मुझे बुखार होता था तो 12 वर्ष के पश्चात मैं केवल और केवल फलाहार का सेवन करता और गर्म पानी का सेवन करता। दोस्तों, यह बात है 1997 की, जब मुझे बहुत तेज बुखार होने लगा और एज यूजुअल जो मेरे माता पिता हैं उन्होंने मुझे एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया। हालांकि 12 वर्ष के पश्चात एक ऐसी अवस्था का आगमन होता है जिसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। उसमें बच्चा कुछ जिद्दी भी होता है और कुछ हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से उसके अंदर जो विकास होता है माँ बाप उसको किसी तरह से दरकिनार नहीं कर सकते। तो मेरी जिद के आगे मेरी माता पिता ने आखिर कदम मोड़ लिए और मेरे कहने पर कि मैं एलोपैथी उपचार नहीं लूंगा, इसके स्थान पर मैं होम्योपैथी और जड़ी बूटी चिकित्सा का उपचार लूंगा और अपने आप ही स्वयं का इलाज करूंगा। मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुझे 1 दिन देते हैं, अगर तूने अपना उपचार कर लिया तब फिर हम तुझे एलोपैथी का उपचार नहीं कराएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने इसे एक टारगेट की तरह से लिया, एक टास्क की तरह से लिया और मैंने पूरे दिन भर केवल फलाहार किया और गर्म पानी का सेवन किया और साथ ही साथ होम्योपैथी चिकित्सा का उपयोग किया। और दोस्तों, एक चीज और भी की, वो भी मैं बताऊं आप लोगों को। मैंने जड़ी बूटी का उपयोग किया। जड़ी बूटी क्या? चिरायता। मैंने चिरायते का उपयोग किया और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि मेरा जो बुखार यूजुअली लगभग 5 से 7 दिन तक चलता था, वो शायद शाम तक भी नहीं चल सका। शाम होते होते तो मेरा बुखार दम तोड़ चुका था और रात में तो मैं उनको कह रहा था कि ठीक, मैं अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और आप देख पा रहे हैं कि मेरा टेम्परेचर पूरी तरह से सामान्य है। तो दोस्तों, इस घटना से वो इतने ज्यादा जागरूक हुए कि उन्होंने उसके पश्चात मुझे मेरे प्रयोग जो मैं अपने स्वास्थ्य पर करता था, मैं अपने शरीर पर करता था, उन प्रयोगों को करने से कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं। और फिर ये यात्रा ऐसी अनवरत चल पड़ी कि मैं चिकित्सा के क्षेत्र में बस इसी रुचि के कारण से चल पड़ा और फिर धीरे धीरे मैं जो भी मेरे स्थानीय बाग बगीचे हैं उनमें जाने लगा और लोगों को सचेत करने लगा। और साथ ही साथ 18 वर्ष की आयु में पूर्ण होते होते तो मैं प्रोफेशनली तरीके से भी लोगों को काफी मदद करता इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को सिखाने में। मैंने अपना विषय चिकित्सा का ही चुना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और उसके पश्चात मैं इसी क्षेत्र में लोगों को चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराता रहा और आज तक अनवरत कराता आ रहा हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को यह बात इसलिए बताई क्योंकि आज भी कई लोग हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में वो क्षमता है जो किसी एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन के अंदर नहीं हो सकती। उसका क्या कारण है, मैं अपनी अनुभूति से आप लोगों को बताता हूं। देखिए, एलोपैथी चिकित्सा से कोई मेरा विरोध नहीं है, व्यक्तिगत विरोध भी नहीं है, और मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसी विकासशील विषय से, विकासशील सभ्यता से कोई विरोध होना भी नहीं चाहिए। उसका कारण कि ये जो विकासशील सभ्यताएं हैं, ये जो विकासशील विषय हैं, जो अनवरत प्रकृति के बदलते हुए, परिवर्तन के होते हुए बदलती रहती है, ये प्रकृति का ही एक अंग है, ये विकास का ही एक क्रम है। हमें उन्हें उसी रूप से स्वीकार करना चाहिए जैसे हम अपनी बढ़ती हुई आयु को स्वीकार करते हैं। जैसे कोई बच्चा जब युवा होता है तो उसको अच्छा लगता है, कुछ परिवर्तन आते हैं। ठीक इसी तरह जब युवा अपनी व्यस्तता को प्राप्त होता है तो उसमें विवेक जागृत होता है, उसमें बुद्धि बढ़ती है, तो उसे अच्छा लगता है कि उसे समझदारी आई है। और ठीक इसी तरह से जब वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तो भी वो अपने शरीर को बहुत ध्यान रखता है, संरक्षित रखता है, संभाल के रखता है। तो जैसे हम इस तरह से इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हमें बदलते हुए समाज में जो आधुनिक सभ्यता है उसमें बदलती चिकित्सा के क्रम को, चिकित्सा के विषय को भी ठीक उसी तरह से स्वीकार करना चाहिए, लेकिन पूरी जागरूकता और पूरी सतर्कता के साथ। हमें केवल उन्हीं परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए जो परिवर्तन हमारे जीवन के लिए लाभदायी हो, नुकसान न करने वाले हो। इसका क्या कारण है? कारण ये कि हम देखते हैं कि एलोपैथी चिकित्सा जो है वो
किसी भी बीमारी का इलाज करने में सक्षम नहीं होती है, बल्कि दो बातें दर्शाती है। पहली तो जब कोई भी रोग हो जाता है और आप उस रोग को ठीक करने के लिए सामान्य से सामान्य दवा का भी सेवन करते हैं, तो उस हर दवा के सॉल्ट में कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर छुपा होता है। भले ही वो साइड इफेक्ट छोटा सा हो, थोड़ा सा हो, लेकिन वह साइड इफेक्ट जरूर होता है। वह आपके लिवर को, वह आपकी किडनी को, आपके मेजर ऑर्गन्स को यानी कि हार्ट, ब्रेन और खास करके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा हार्म करता है, नुकसान देता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है निश्चित रूप से कि एलोपैथी चिकित्सा निरापद तो कतई नहीं है। और दूसरी बात कि एलोपैथी चिकित्सा की एक प्रक्रिया है जिसमें जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और उस बीमारी को ठीक करने की उम्मीद से जब एलोपैथी चिकित्सा का उपयोग करता है, यानी कि दवाइयों गोलियों का सेवन करता है, तो उसे यह महसूस होता है कि वो बीमारी, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जैसे किसी को बुखार है और वो बुखार को ठीक करने के लिए जब किसी दवा का सेवन करता है तो उसे लगता है कि आधे घंटे के अंदर ही उसका बुखार जाने लगा, लगभग 45 मिनट के अंदर तो उसका पूरी तरह से तापमान सामान्य होने लगता है। बुखार का जो सबसे बड़ा सिम्टम है वह शरीर का तापमान बढ़ना है, और जब वो देखता है कि 45 मिनट के अंदर शरीर का तापमान सामान्य हो गया तो उसे ऐसा मतिभ्रम होने लगता है कि शायद वह ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। अगले 4 से 5 घंटों के अंदर फिर से बुखार पैदा होने लग जाता है, फिर से शरीर तपने लग जाता है। तो यहां पर यह बात समझने को हमें मिलती है कि बुखार उतरा नहीं था, बल्कि शरीर में उत्पन्न हुए उन चिन्हों को एलोपैथी चिकित्सा ने केवल दबा दिया था। तो एलोपैथी चिकित्सा चिकित्सा न होकर सिम्टोमेटिक सप्रेशन का काम करती है, वह इलाज नहीं करती। वह शरीर के उन चिन्हों को, लक्षणों को उभरने से केवल रोक देती है, दबा देती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? शरीर की अपनी एक भाषा है। शरीर जब परेशान होता है तो वो अपनी भाषा में बात करता है। शरीर का खांसना, छींकना, या फिर दस्त होना, या फिर बुखार होना, या फिर बहुत ज्यादा पसीना निकलना, शरीर का तापमान का बढ़ना, शरीर के तापमान का कम होना, शरीर का ठंडा होना आदि बहुत सारे लक्षण जो है दरअसल शरीर की अपनी एक भाषा है। शरीर जब अंदर से परेशान होता है तो आपसे इसी भाषा में बात करता है। हम उसकी भाषा को समझने की जगह पे अगर उसकी बात को दबा देते हैं, उसकी वाणी को दबाने का प्रयास कर देते हैं, तो शरीर अंदर से परेशान होना बंद नहीं होता, बल्कि होता यूं है कि आप जितनी बार उसकी आवाज को दबाएंगे यह बीमारी उतनी ही ज्यादा विकराल और विकट होती जाएगी, परेशानी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसे में एलोपैथी चिकित्सा लेने पर किसी एक बीमारी का शमन नहीं होकर के किसी अन्य बीमारी का एक बीज पड़ जाता है। और ये देखा गया है लंबे समय तक एलोपैथी चिकित्सा के उपयोग से अगर किसी को खांसी जुकाम की औषधि या दवाई दी जाती जा रही है तो कालांतर में उसे दमा हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। और यह तो आप सभी ने देखा होगा कि आज भी जो हमारे बुजुर्ग हैं जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का उपयोग कर रहे हैं, लगातार लंबे 20 या 30 सालों से दवाइयों का सेवन करते जा रहे हैं, अगर आप उनसे पूछें कि आपने जब पहली बार एलोपैथी दवाई खाई थी तो कितनी संख्या में खाई थी, तो वो कहेंगे कि बस एक ही गोली खाते थे, हमें परेशानी हुई थी, हमें बुखार हुआ था, बुखार की गोली खाई थी। और आज अगर आप उनके डब्बों में, उनकी थाली में गोलियों की मात्रा देखेंगे, औषधियों की मात्रा देखेंगे, तो उनके थाली में भोजन से ज्यादा गोलियों और सिरप की मात्रा होगी एलोपैथी ड्रग्स की। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि एक बीमारी का इलाज करते करते कब दूसरी बीमारी हो गई और उसको दबाने के लिए ली गई दूसरी दवा का सेवन करते करते कब उन्हें तीसरी बीमारी हो गई, और क्रम से ये बीमारियां बढ़ती गई, और फिर कब बीपी और कब शुगर और कब थायराइड और कब अन्य तकलीफें ये बदल गई। और शरीर आज उन सारी दवाइयों को लेने का इतना आदी हो चुका है कि वे दवाइयां लेने पर ही ये सारे सिम्टम केवल कंट्रोल होते हैं। इसलिए जब आप किसी एलोपैथी चिकित्सक के पास जाते हैं और उसे ये कहते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर की समस्या है या मुझे शुगर की समस्या है, तो वो ये आपको कहेगा कि आपको ये दवाइयां खानी पड़ेंगी। जब आप उन्हें कहते हैं कि कब तक, तो कहेंगे कि ये दवाइयां खाने से आपके ये
जो समस्या है, आपके ये जो सिम्टम्स हैं शुगर के या ब्लड प्रेशर के, थायराइड के, कंट्रोल रहेंगे, नियंत्रित रहेंगे। ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। दोस्तों, आज आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने हर तरह से व्यक्ति को अपने चंगुल में फंसा दिया है। हम देख पा रहे हैं कि एक दवा जो इलाज के नाम पर ली जा रही है वह दूसरे रोग को जन्म दे रही है। बस यहीं से ही वैकल्पिक चिकित्सा का उपयोग शुरू होता है। वैकल्पिक चिकित्सा दरअसल क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैकल्पिक चिकित्सा का अर्थ है मूल रूप से जो चलती आ रही पारंपरिक वो चिकित्सा पद्धति जो कि मनुष्य के काल से प्रारंभ से चलती आ रही है। मैं थोड़ा सा और इसको डिफाइन करूंगा। यूं समझ सकते हैं कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसके विकल्प के रूप में जो पूर्व प्रचलित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं और जो पूरी तरह से निरापद और प्राकृतिक नियमों और सिद्धांतों पर आधारित चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनका उपयोग करना वैकल्पिक चिकित्सा का उपयोग करना है। इसके अंतर्गत भारतीय प्राचीन आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, जड़ी बूटी चिकित्सा, यज्ञ एवं मंत्र चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के नाम पर आयुर्वेद की ही मर्म चिकित्सा पद्धति, और इसके अतिरिक्त भी देश विदेश की कई अत्यंत प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों, जिसमें मैंने आप लोगों को अभी बताया एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि जो TCM यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के रूप में प्रचलित हैं, उन चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग, जापान की रेकी चिकित्सा पद्धति, स्पर्श चिकित्सा पद्धति का उपयोग, जर्मनी में हाल ही में विकसित हुई परंतु सैद्धांतिक रूप से अति प्राचीन होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का उपयोग, बैच फ्लावर थेरेपी का उपयोग, और हम ना भूलें कि सर्वाधिक प्राचीन आहार चिकित्सा पद्धति का उपयोग भी इसी के अंदर सम्मिलित है। दोस्तों, पूरे विश्व में फैली हुई इन विविध प्रकार की प्राचीन पारंपरिक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में हवा, पानी, आग और आकाश की चिकित्सा पद्धति भी सम्मिलित है। जी हां, व्रत और उपवास के रूप में आकाश चिकित्सा पद्धति, वायु का सेवन करने के अनुसार प्राणायाम आदि के रूप में वायु चिकित्सा पद्धति, इसके अतिरिक्त गर्म तापमान का उपयोग करने के लिए गर्म जल का उपयोग करना, गर्म सिकाई करना, आग का ताप लेना या सूर्य का ताप लेना आदि अग्नि चिकित्सा पद्धति, इसके अतिरिक्त जल का उपयोग करते हुए शरीर का शोधन, परिमार्जन, षटकर्म आदि का उपयोग करते हुए शरीर को पुनः जल के संपर्क में लाने से जो शरीर में बदलाव होते हैं, इसमें जल चिकित्सा पद्धति, और सुगंध, आहार, वन औषधियों के रूप में पृथ्वी चिकित्सा पद्धति का उपयोग जग जाहिर। हमारी जो दादी नानियां थी या हमारे जो पूर्वज थे वो इनका उपयोग बड़ा सरलता से करते थे और बहुत ही निरापद रूप से, यानी कि बिना किसी आपद या बिना किसी समस्या और परेशानी के इसका उपयोग करने से आपके न केवल शरीर पर बल्कि मन पर भी यथेष्ट प्रभाव पड़ता था। बहुत ही अनुकूल और बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रभाव था जो कि हमारे DNA में बस चुका। आज भी हम देखते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो प्राचीन काल से चलती आ रही चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हुए कभी भी बीमार नहीं होते, लेकिन वे ही लोग बीमार नहीं होते जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का लंबे समय से उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, बस मैं आज आप लोगों को इतना जरूर बताऊंगा कि यह वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पूरी तरह से मॉडर्न एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से कहीं ज्यादा उन्नत, पूर्णतः विकसित और सबसे खास बात पूरी तरह से निरापद है। बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी बैड इफेक्ट के यह पद्धतियां बहुत ज्यादा कारगर हैं। दोस्तों, यह जो कोविड की सिचुएशन थी, इसमें पूरे जगत ने, पूरे विश्व ने देख ही लिया कि किस तरह नेचुरोपैथी ने, प्राकृतिक चिकित्सा ने मनुष्य को एक जीवन दान दिया वाष्प श्वसन के रूप में, जिसे हम आज वेपोराइजेशन मेथड कहते हैं, यानी कि स्टीम का इनहेलेशन लेना, स्टीम को सूंघना, जिससे कि हमारा जो नेजल लेयर्स है या हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या जो श्वास प्रणाल है और हमारे फेफड़े जो है खुल जाते हैं पूरी तरह से। इनमें जमा हुआ कफ ढीला हो जाता है और
खांसी के रूप में बाहर आ जाता है। तो जो कफ और कंजेशन होता था कोविड की सिचुएशन में, सांस नहीं ली जाती थी, लोगों ने इस इनहेलेशन पद्धति, जिसे कि वाष्प श्वसन कहा जाता है नेचुरोपैथी में, इसका उपयोग किया और लोगों को बहुत आशातीत परिणाम मिले। जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तत्काल प्रभाव से बिना किसी एलोपैथी स्टेरॉइड ड्रग्स का उपयोग किए वो पूरी तरह से खुलकर के सांस ले पा रहे थे। इसके अलावा लोगों ने यह भी देखा कि अगर वे अपने सीने को नीचे की ओर रख करके लेटते हैं, पेट के बल लेटते हैं और फिर जब श्वास लेते हैं अपने गर्दन को एक तरफ करते हुए, तो उनकी श्वास बिना किसी रुकावट के बड़े आराम से जा रही है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने योग का भी उपयोग किया, योग के प्राणायाम का उपयोग किया, कपालभाति, भस्त्रिका आदि का उपयोग किया, जिससे उनके फेफड़ों की क्षमताएं बढ़ गई। और कोविड को तो बस सरलता से, इस अवधि को पूरी सरलता से उन्होंने गुजार दिया। तो जिन लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा का और योग का सहारा लिया, वे पूरी तरह से न केवल इससे बच सके, बल्कि बीमारी आई हुई भी पूरी तरह से निकल गई और पता भी न चल सका। और शायद यही कारण है कि पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या के इस देश में कोविड ने बहुत कम आंकड़ों में मृत्यु दर को पाया। और देखा गया कि जिन लोगों ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग किया, जिसमें आयुर्वेद भी महत्वपूर्ण थी, आयुर्वेद की कई जड़ी बूटियां, रसें, भस्में और परपटियों का उपयोग किया गया। और हमारे आयुर्वेदाचार्य जो थे, जो लंबे समय से ये राह देख रहे थे कि कब आयुर्वेद का सूर्य जो है उगेगा, उनका उस समय भी आ गया। और आज पूरे विश्व में आयुर्वेदज्ञों की, प्राकृतिक चिकित्सकों की, विशेषकर भारतीय प्राकृतिक चिकित्सकों की बहुत ज्यादा डिमांड हो चुकी है। योग तो खैर यहीं से उद्भव होकर के और पूरे विश्व में फैला है, लेकिन अन्य प्राचीन पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों ने भी अपना परचम पूरे विश्व में फैलाया है। दोस्तों, आज यह विडंबना नहीं कही जा सकती कि एमबीबीएस के भारतीय पाठ्यक्रम में योग और नेचुरोपैथी को अनिवार्य रूप से शामिल कर दिया गया है। यानी कि अब एलोपैथी चिकित्सक भी नेचुरोपैथी और योग का अध्ययन करेंगे और अपने रोगियों को योग और नेचुरोपैथी का उपयोग करने की सलाह देंगे। यानी कि वे आहार का भी अब ध्यान रखेंगे। मुझे ध्यान आता है कि जब मैं बाल्यकाल में बीमार पड़ता था और एलोपैथी चिकित्सक के पास जाता था, तो बीमार होने के पश्चात भी वो गोलियां दवाइयां तो दे देते थे, लेकिन कभी भी ये सलाह नहीं देते थे कि आहार में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। आप जो भी खाते हैं वो खाएं, या फिर कुछ विषम आहार को भी प्रिस्क्राइब कर देते थे। मसलन अगर आपको खांसी जुकाम है या आपका पेट खराब है, तब भी वो आपको कहते थे कि आप केवल दूध और ब्रेड खाइए। जबकि आज हम सभी जान चुके हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, यानी कि श्वास से संबंधित तकलीफों में या पेट से संबंधित तकलीफों में दूध पूरी तरह से परित्याज्य है, छोड़ने योग्य है, और ब्रेड तो पूरी तरह से रासायनिक पदार्थ है, यह तो खाने योग्य ही नहीं है। तो उसके सेवन का भी, उपयोग करने का भी वो सलाह दे ही दिया करते थे। लेकिन आज अवेयरनेस बढ़ी है, हमने देखा है जो विकास हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में, उसमें बड़े शोध ग्रंथ उपस्थित हुए हैं जिसमें बताया गया है कि आहार का बहुत बड़ा उपयोग है किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से निरोगी करने में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज भी हम बिना अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग किए स्वस्थ नहीं रह सकते। तो क्यों ना हम इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। बहरहाल, ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां कहां पर हैं और पाठ्यक्रम के रूप में कहां पाई जाती है, कहां इन्हें पढ़ाया जाता है और किस तरह से इनसे चिकित्सा होती है और कहां पर इनके चिकित्सालय हैं, ये अगर आप लोगों को जानना हो तो मैं आपको आगे की यात्रा कराता हूं इस विषय में। दोस्तों, आप लोगों ने आयुर्वेद के बारे में तो खूब सुना होगा और योग के बारे में भी आप सुन ही लिया होगा। मीडिया पर, आज सोशल मीडिया पर तो पूरी तरह से आयुर्वेद और योग के कई नुस्खे बताए जाते आ रहे हैं। तो आप लोगों ने YouTube पर कई सारे वीडियोस तो देखे ही होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहूंगा, हो सके तो आप लोग बिना किसी चिकित्सक के निर्देशन के या मार्गदर्शन के कभी भी किसी भी तरह की केवल YouTube पर बताई गई किसी भी औषधि का सेवन न करें। मैं यह बात अच्छी तरह से जानता और मानता भी हूं कि हमारे YouTube पर
केवल लेमैन या एक सामान्य व्यक्ति ही जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी या आयुर्वेद या किसी अन्य चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी नहीं देता है, बल्कि पूरी तरह से होशियार और सुसभ्य और अच्छी तरह से सुशिक्षित पढ़े लिखे चिकित्सक भी अपने कई चैनल्स चलाते हैं। लेकिन उनके चैनल्स में भी एक बात आपको देखने को मिलेगी, वो ये कहते पाए जाते हैं कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग है, हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग, परिस्थितियां अलग, आयु अलग, अवस्था अलग। तो इसी कारण से हर एक व्यक्ति की चिकित्सा भी उसी के अनुसार अलग अलग ही होगी। जो रोग वो अपने चैनल्स पे बताते हैं और जिस रोग की वो चिकित्सा के लिए औषधियों का उपयोग करने की वो सलाह आपको चैनल्स पर देते हैं, वो सभी औषधियां हम सभी लोगों के लिए समान रूप से कारगर हो ऐसा नहीं है। इसलिए बात बहुत जरूरी है, ध्यान देना कि हम इस बात को समझें कि हमें चिकित्सक के मार्गदर्शन में अपनी आयु, अवस्था, प्रकृति और स्वभाव के अनुसार एकल औषधि का चयन करना पड़ता है। और यह चयन और कोई नहीं बल्कि आपका सुयोग्य और सुशिक्षित चिकित्सक ही कर सकता है। इसलिए जो भी बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, उसको यह बात समझ लें कि आपको अगर अपनी चिकित्सा इन वैकल्पिक चिकित्सा में से किसी भी एक पद्धति से करानी है तो उससे संबंधित चिकित्सक के सानिध्य में रहते हुए अपनी चिकित्सा करवाइए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आप लोगों को मैं बता दूं कि आयुर्वेद सबसे प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जिसका उपयोग करने से हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधि से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त योग तो न केवल शारीरिक और मानसिक बल्कि आध्यात्मिक व्याधियों के लिए भी बहुत ज्यादा कारगर पाई गई है। और इसके साथ ही साथ योग करने वाला व्यक्ति समाज के लिए भी एक वरदान साबित हुआ है। और चूंकि चारों डायमेंशन, चारों आयामों को, जिसमें कि आत्मा, मन, शरीर और समाज, चारों आयामों को सम्मिलित करने का जो सामर्थ्य इस योग में है, इसी कारण से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी योग चिकित्सा का उपयोग करने में ही संभव है। तो योग चिकित्सा का आप उपयोग करते रहें, किसी अच्छे सुशिक्षित सुयोग्य चिकित्सक के मार्गदर्शन में। ध्यान रखिए, यहां पे जब मैं योग के चिकित्सक की बात करता हूं तो यह बात जानना बहुत जरूरी है कि आजकल योग के ट्रेनर्स बहुत हैं, प्रशिक्षण देने वाले बहुत हैं, लेकिन चिकित्सक बहुत ही कम है। तो चिकित्सक कौन है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो लोग BNYS यानी कि बैचलर इन नेचुरोपैथी और यौगिक साइंस किए हुए हैं, इस स्टडी को जिन्होंने किया है, या फिर DNYS डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस जिन्होंने की है, और इसी के सरीखे, इसी के समकक्ष कोर्स इन्होंने किए हैं, जो कि लगभग 4 से 5 वर्ष के कोर्सेज हैं, जिनको कि चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही सीखा, समझा और पढ़ा जाता है, जिसमें मॉडर्न साइंस के भी कई विषय शामिल होते हैं। इनको पढ़कर के जो लोग इस योग की चिकित्सा को सीखते हैं, केवल उन्हीं के मार्गदर्शन में आप योग की चिकित्सा लें। हाँ, इस योग चिकित्सा का मार्गदर्शन लेने के पश्चात आप अगर योग के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो योग प्रशिक्षकों का सहारा ले सकते हैं। ये योग प्रशिक्षक आपको आपके शरीर को लचीला करने, आसन आदि सिखाने में, आसन के क्रमों को ठीक करने में आपकी मदद करते हैं, परंतु आपके शरीर को निरोग करने में ये प्रशिक्षक कभी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहते पाया जाता है तो तत्काल सतर्क हो जाए और किसी प्राकृतिक और योग चिकित्सक के सानिध्य में जाकर के अपने शरीर के स्वभाव के अनुकूल ही योग की चिकित्सा प्रिस्क्राइब करवाएं और उस चिकित्सा का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यूनानी चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा मूलभूत रूप से भारत में ही उत्पन्न हुई चिकित्सा पद्धति है, जो कि पश्चात में यूनान में जाकर के यूनानी कहलाई। यानी कि यहीं की जड़ी बूटियां, भस्में, परपट्टियां आदि और औषधियों को बनाने की कला आयुर्वेद से सीख करके यूनान के कई दार्शनिकों ने यूनान में इसे प्रचलित किया और वहीं के भाषा के अनुसार इन सारी जड़ी बूटियों को नाम दिए। तो वहां की यही भाषा जो है, उसी के अंतर्गत आयुर्वेद की चिकित्सा को यूनानी चिकित्सा कहा जाने लगा। इसके मूलभूत सिद्धांत भी काफी हद तक, लगभग 95% तक आयुर्वेद से ही जुड़ते पाए गए हैं। तो यूनानी चिकित्सकों के मार्गदर्शन में भी आप इस कुदरती चिकित्सा का उपयोग करते हुए रोग मुक्त हो सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ और आशु फलदायी चिकित्सा पद्धति है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, सिद्ध चिकित्सा पद्धति,
दोस्तों यह भी आयुर्वेद सरीखी ही चिकित्सा पद्धति है, परंतु भारत के दक्षिणी प्रांतों में यह चिकित्सा पद्धति अत्यंत लोकप्रिय हुई और आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति का नाम सिद्ध चिकित्सा पद्धति कहा गया। अर्थात जो पूरी तरह से अनुभूत है, सिद्ध है, उपयोग की हुई है जन सामान्य पर और लोकप्रिय है, वह चिकित्सा पद्धति सिद्ध चिकित्सा पद्धति। यह भी चूंकि पूरी तरह से कुदरती इलाज है, तो आप सिद्ध चिकित्सकों के मार्गदर्शन में ही सिद्ध चिकित्सा पद्धति का उपचार ले सकते हैं। दोस्तों इसके पश्चात आता है होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी, साथ ही साथ बैच फ्लावर थेरेपी। दोस्तों होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी या बैच फ्लावर थेरेपी भी आपको होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी या बैच फ्लावर थेरेपिस्ट के अंतर्गत ही लेनी चाहिए और उन्हीं के मार्गदर्शन में ही लेनी चाहिए। इस चिकित्सा पद्धति का सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आप लोगों को यह दूंगा कि यह चिकित्सा पद्धति केवल एक अकलौती ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि बिना किसी देर के सीधे मन पर असर करती है। यानी कि मानसिक रोगों में आयुर्वेद होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी और बैच फ्लावर थेरेपी ने बहुत अच्छे परिणाम दिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, होम्योपैथी और बैच फ्लावर थेरेपी के अनुसार हमारे शरीर में रोग जीवनी शक्ति के ह्रास के रूप में उत्पन्न होता है, वाइटल एनर्जी के कमी की वजह से उत्पन्न होता है, और ये होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी आदि औषधियां इस जीवनी शक्ति को ठीक करती है और शरीर को रोग मुक्त कर देती है। तो ये तो मूल रूप से जो अभी मेन स्ट्रीम में जो अल्टरनेटिव मेडिसिन चल रही है उनका मैंने आपको नाम बताया। इसके अतिरिक्त एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, वैक्यूम थेरेपी, जो कि अभी इस नाम के अनुसार चाइनीज, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के रूप में बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, मूल रूप से दरअसल आयुर्वेद के ही मर्म चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत पर ही आधारित है। प्राचीन काल में हमारे शरीर में 108 स्थान के जो मर्म हैं, उन 108 स्थानों के मर्म स्थलों को दबाने से या उन पे आक्षेप या आघात करने से या उनको विशेष प्रकार से संचालित करने से शरीर के अंदर जीवनी शक्ति का संचार निर्बाध गति से होने लगता था। और जो चिकित्सक थे, जो ऋषि थे, जो वैद्य थे, वे इस मर्म चिकित्सा बिंदुओं को दबा करके घातक और गंभीर रोगों को भी ठीक करने में सक्षम होते थे। कालांतर में बाहर विदेश से, विशेष करके चीन और अन्य पूर्वी देशों से, उत्तर पूर्वी देशों से हमारे भारतवर्ष में इस मर्म चिकित्सा पद्धति को सीखने के लिए विभिन्न दार्शनिक और चिकित्सक आए। उन्होंने इन चिकित्सा पद्धतियों को सीखा और अपने देश में इसे लोकप्रिय किया और पश्चात इनका नाम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कपिंग और साथ ही साथ रेकी भी पड़ा। दोस्तों रेकी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि मूल रूप से भारत में ही पैदा हुई, प्राण चिकित्सा पद्धति के नाम से। दोस्तों हमारे प्राचीन काल में हमारे देश में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वे आशीर्वाद के रूप में एक इस तरह से अपने प्राणों का संचार दूसरे के शरीर में कर देते थे कि जो व्यक्ति रोगी होता था वो स्वस्थ होकर के जाता था। दोस्तों हमारे उपनिषदों में महर्षि रैक्व का वर्णन आता है। महर्षि रैक्व जिन्हें स्वयं चर्म रोग था, परंतु वे एक बैलगाड़ी पर ही बैठे रहते थे और जब कोई व्यक्ति उनके पास में स्वस्थ होने के लिए आता था तो वे दूर से ही अपने प्राणों का संचार कर देते थे और उस व्यक्ति को रोग मुक्त कर देते थे। यही शब्द शायद आगे चल के कालांतर में रैक्व ऋषि से रेकी पड़ा, परंतु मूल रूप से अब यह जापान में बहुत ज्यादा प्रचलित है और जापान से ही आया हुआ यह शब्द है। पर खैर यह तो शोध और रिसर्च का विषय है, इस पे आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि रेकी चिकित्सा का उपयोग बहुत ज्यादा सावधानी से किया जाना चाहिए। यह चमत्कारिक चिकित्सा पद्धति ज्ञात होती है परंतु है नहीं, पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आज विज्ञान ने यह तय कर लिया, यह खोज लिया है कि शरीर से परे एक मनस्पटल भी है जिसका यदि सम्यक और ठीक ठीक उपयोग किया जाए तो व्यक्ति की मानसिक व्याधियों और शारीरिक व्याधियों से मुक्ति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों रक्त मोक्षण या वैक्यूम यानी कि ब्लड सकिंग भी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें शरीर में चल रहे गंदे खून, खराब खून को शरीर से बाहर निकाल करके और शरीर को स्वस्थ करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से
हमारे देश में आजकल एक और चिकित्सा पद्धति बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है, कायरोप्रैक्टिक ऑस्टियोपैथी या मैनिपुलेटिव थेरेपी जिसे हम कह सकते हैं। यह जो मैनिपुलेटिव थेरेपी है, यह मैनिपुलेटिव थेरेपी आपको देखने को मिलेगी हमारे ही भारतवर्ष में कई पड़ोस और कई स्थानों पर पहलवानों के रूप में। हमारे जो पहलवान भाई हैं इसे हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। वे शरीर के जोड़ों को जो कि अपने स्थान से च्युत हो गए, खसक गए हैं, उनको वापस से अपने स्थान पर लाने, मांसपेशियों में आई हुई अकड़न को चटका करके ठीक करने, कटके निकाल करके ठीक करने में और एक विशिष्ट प्रकार से शरीर की मांसपेशियों और जोड़ों को संचालित करके सारे शरीर को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। उस चिकित्सा पद्धति को आज मॉडर्न साइंस ने मैनिपुलेटिव थेरेपी नाम दिया है। तो दोस्तों, यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो तत्काल प्रभाव से राहत देती है। अगर आप लोगों को जोड़ों से संबंधित तकलीफ है, मांसपेशियों से संबंधित तकलीफ है या नसों से संबंधित तकलीफ है, जिसमें विशेष करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस या फिर स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन या फ्रोजन शोल्डर या फिर पीठ का दर्द आदि, या किसी भी तरह से जो पोस्चरल इफेक्ट आते हैं बॉडी के अंदर, जो हमारे पोस्चर की गड़बड़ से होते हैं या जोड़ों के दर्द आदि होते हैं, उसमें यह मैनिपुलेटिव थेरेपी बहुत कारगर सिद्ध हुई है दोस्तों। इंस्टेंटली इंप्रूव करने वाली सिचुएशन को यह मैनिपुलेटिव थेरेपी आज देश विदेश में बहुत ज्यादा सराही जा रही है। परंतु जैसा मैंने बताया, इसका उद्भव भी हमारे भारतवर्ष से ही हुआ है। दोस्तों, हमारा भारतवर्ष सही मायने में बहुत ज्यादा भाग्यशाली देश है और हम भी बहुत भाग्यशाली हैं जो इस देश में रहते हुए इस प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को बपौती के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। आज भी दोस्तों, यह बात पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जग जाहिर है कि भारत के चिकित्सक बहुत ज्यादा योग्यतावान होते हैं। उसके कारण या उसके पीछे वजह शायद यही होगी कि चिकित्सा का विषय हमारे डीएनए में रच बस गया है। हमारे देश में हर मोहल्ले में, हर पड़ोस में, हर स्थान पर एक पारंपरिक चिकित्सक आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको वैकल्पिक चिकित्सा की संक्षिप्त में कुछ बातें बताई। आइए हम जानते हैं कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के जो चिकित्सक हैं वो कहां कहां पर उपस्थित हैं और उपलब्ध हैं। दोस्तों, यूं तो अब वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति देश के अनुसार और स्थान के अनुसार अलग अलग जगह पर अलग अलग पाए ही जाते हैं। जैसे जर्मनी में होम्योपैथी चिकित्सक पाए जाते हैं बहुतायत मात्रा में। यूरोप में कई स्थानों पर बेच फ्लावर थेरेपिस्ट, इलेक्ट्रो होम्योपैथ्स पाए जाते हैं। इसके अलावा चीन में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के कई चिकित्सक पाए जाते हैं और इसके अलावा भारतवर्ष में आयुर्वेद के, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के कई विशेषज्ञ पाए जाते हैं। लेकिन न केवल इन्हीं चिकित्सा पद्धतियों के बल्कि और भी कई ऐसी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं जो कि अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। उनके भी कई चिकित्सक आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यह बात जरूर कहूंगा कि हर किसी गली कूचे के या तंबू गड़ाकर बैठे व्यक्ति से पारंपरिक चिकित्सा के नाम पर इलाज कराने से बचें, क्योंकि दोस्तों, नीम हकीम खतराए जान, यह बात आज भी उतनी ही लागू होती है अगर हम बिना सतर्कता के झोला छाप चिकित्सकों से अपना इलाज कराएं। दोस्तों, यह बात जाननी बहुत, समझनी बहुत जरूरी है कि झोला छाप चिकित्सक वे चिकित्सक होते हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार का ज्ञान, किसी भी प्रकार की शिक्षा पारंपरिक रूप से ना तो अर्जित की है और ना ही आधुनिक चिकित्सा का अध्ययन किया है। वे केवल देखा देखी किसी भी बीमारी का इलाज, या यूं कहें यूट्यूब जिस तरह से आज वीडियो बना रहा है हर तरह की दवाई को लेकर के, उन्हीं यूट्यूब के वीडियो देख करके या लोगों से सुन करके ये जो झोला छाप है, लोग ये दवाइयों को अपने झोले में डाल देते हैं और हर घर में जाकर के दस्तक देते हैं कि अगर आप लोग बीमार हैं तो मेरी ये दवा ले लें, इससे ठीक हो जाएंगे। और 1 रुपए की दवा को 1000 रुपए में बेच देते हैं और उस दवा को बिना ये जाने कि वह उस शरीर के लिए ठीक भी है या नहीं, उसका उपयोग करवा करके उस शरीर को और नुकसान पहुंचाते हैं और परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति पूरी तरह से इन चिकित्सा पद्धतियों यानी जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनसे विश्वास खो बैठता है।
तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आगाह और सतर्क करना चाहता हूं कि झोला छाप चिकित्सकों से निश्चित रूप से बचें, परंतु जो चिकित्सक लंबे समय से अनुभव कर रहे हैं और पारंपरिक रूप से, परंपरागत रूप से जो 10, 15, 20 सालों से मानव सेवार्थ अपने क्रम को चला रहे हैं, अपने व्यवसाय को कर रहे हैं, उनके समक्ष जाएं, उनके अधीन जाएं और अपनी चिकित्सा कराएं। ये चिकित्सक भारतवर्ष में हर प्रांत में उपलब्ध हैं, हर प्रदेश में उपलब्ध हैं, हर शहर में उपलब्ध हैं। मैं आप लोगों को आज अजमेर से बात कर रहा हूं, यह वीडियो मैं आज अजमेर में बना रहा हूं। अजमेर में भी पर्याप्त मात्रा में आज आयुर्वेद के, होम्योपैथी के चिकित्सक उपलब्ध हैं। नेचुरोपैथी को अजमेर में 2009 में मैंने खूब विकसित किया, इसका बहुत ज्यादा पोषण किया और अजमेर में मैंने लगभग 4 संस्थान प्राकृतिक चिकित्सा के और आयुर्वेदिक पंचकर्म के बसाए और आज वे चारों संस्थान पूरी तरह से स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से चलायमान हैं। और इसी तरह जयपुर में भी कई सारे संस्थान ऐसे हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, जिनका उपयोग लोग, वहां के स्थानीय जो लोग हैं वो कर रहे हैं। इसी तरह से देश में कई स्थानों पर प्राकृतिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक पंचकर्म के चिकित्सालय, होम्योपैथी के क्लिनिक्स आदि उपलब्ध हैं। आप वहां जाकर के अपने रोग को बता करके सुशिक्षित, सुयोग्य चिकित्सक से अपनी चिकित्सा करवाएं और स्वस्थ हो। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक और बात बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छी हो, आपके लिए लाभदायी हो। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य विकास संस्थान, आप सभी लोगों के लिए इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को जानने, समझने और स्वयं पर उपयोग करने के लिए, पूरी तरह से सतर्क बनाने के लिए एक ऐसे पाठ्यक्रम लाया है जिनका उपयोग करने के पश्चात आप सभी लोग इतने जागरूक हो जाएंगे कि उसका उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा में, योग चिकित्सा में, यूनानी चिकित्सा में, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, बैच फ्लावर में, हिप्नोटिज्म चिकित्सा में, साइकोथेरेपी यानी मनोचिकित्सा में और इसी तरीके की बहुत सारी अन्य, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिक, मैनिपुलेटिव थेरेपीज और वैक्यूम थेरेपी आदि विभिन्न प्रकार की वैकल्पिक चिकित्सा, जिसके अंदर ध्वनि चिकित्सा, रंग चिकित्सा, सुगंध चिकित्सा आदि भी कई सारी चिकित्सा पद्धतियों में कोर्सेस लेके आया है। इन कोर्सेस में से आप अपने विषय को अपनी रुचि के अनुसार चयन करें। आपको कौन सी चिकित्सा पद्धति में कौन सा कोर्स करना है। आपके पास WHRDO के कई सारे कोर्सेस उपलब्ध हैं। WHRDO इन कोर्सेस को रन करता है और इन कोर्सेस को यूनिवर्सिटी के माध्यम से चलाता है और जो लोग इन कोर्सेस को करते हैं, इन कोर्सेस को करने के पश्चात वे पूरी तरह से इन कोर्सेस का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद का ज्ञान जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के पास था, वो आज फैलता हुआ हम सभी के पास में आया है। आप सभी लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। योग का ज्ञान जो प्राचीन ऋषि मुनि सदा से करते आ रहे थे, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, कुदरती इलाज जिसका उपयोग जन सामान्य करता था, वो आज आप सभी लोगों के सामने जानने के लिए उपलब्ध है। इन सारे विषयों का उपयोग करें, इन सारी शिक्षा पद्धतियों को समझें, जानें, पढ़ें, इनका उपयोग करें और इनकी उपयोगिता को सुनिश्चित करें और देखें कि किस तरह से ये जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं मानव शरीर को, मानव मन को और आत्मा को, आपके स्वभाव को और पूरे समाज को और पूरे राष्ट्र को और संपूर्ण विश्व को बचाने में किस तरह से अच्छी तरह से कारगर सिद्ध हुई है। आज तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी यह बात मानने को तैयार है कि जितना अच्छा परिणाम इन सभी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों ने निरापद रूप से दिया है, जितना प्रभावशाली परिणाम इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों ने दिया है, वे तो एलोपैथी चिकित्सक भी नहीं दे पाए। कारण उनकी भावना शुद्ध है, परंतु एलोपैथी चिकित्सा आज भी विकासशील चिकित्सा पद्धति है, विकसित चिकित्सा पद्धति नहीं।
लेकिन यह बात भी मानने की है कि निश्चित रूप से जब कोई आपात स्थिति होती है, कोई ट्रॉमा कंडीशन है, कोई इंटेंसिव कंडीशन है, कोई दुर्घटना ऐसी हुई है जिसमें कि शरीर की शल्य क्रिया करनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में, आपात स्थिति में, मरते हुए व्यक्ति को बचाने की स्थिति में अगर हम शल्य कर्म का सहारा लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सर्जरी के रूप में हमारे लिए एलोपैथी चिकित्सा एक वरदान साबित हुई है। और इस बात को मैं एक वैकल्पिक चिकित्सक के रूप में ही स्वीकार करता हूं। वैकल्पिक चिकित्सा एक समग्र चिकित्सा विज्ञान है दोस्तों। इसीलिए मैं आज आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूं, इसे गिठान बांध लें कि वैकल्पिक चिकित्सा ही केवल एक ऐसी चिकित्सा है जो संपूर्ण और समग्र रूप से स्वास्थ्य प्रदान करने में सक्षम है। इसीलिए इसका नाम हॉलिस्टिक मेडिसिन है, समग्र चिकित्सा विज्ञान। हॉलिस्टिक मेडिसिन की अगर किसी को उपाधि दी जा सकती है तो इन्हीं अल्टरनेटिव मेडिसिन को दी जा सकती है। निश्चित रूप से एलोपैथी अभी इसमें असक्षम है। बहरहाल मैंने पूर्व में भी कहा कि मेरा विरोध व्यक्तिगत रूप से किसी भी चिकित्सा पद्धति से नहीं है। मैं सभी चिकित्सा पद्धतियों का पूरी तरह से सम्मान करता हूं और आशा करता हूं कि सभी चिकित्सा पद्धतियों में जो दोष हैं या फिर चिकित्सक जो अच्छी तरह से उन्हें जानने में असक्षम है, वे उन सभी चिकित्सा पद्धतियों को जाने, अच्छी तरह से उनको पढ़ें, उन पे अनुभव लें और उनका उपयोग जन सामान्य के लाभ हेतु करें। उन्हें उपयोग में लाते हुए दोस्तों हमें यह बात ध्यान देनी बहुत जरूरी है कि उनका उपयोग करते हुए व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना है। मैंने पूर्व में बताया निश्चित रूप से यह निरापद चिकित्सा पद्धतियां हैं, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत। मित्रों, अगर आप जल भी अधिक मात्रा में पिएंगे तो आपकी किडनियां खराब हो जाती हैं। इसलिए अति नहीं करनी, यह अति न्यूनता में भी नहीं करनी और अधिकता में भी नहीं करनी। अगर आपने अधिक मात्रा में जल पिया तो आपकी किडनियां खराब हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने कम मात्रा में जल पिया तो भी आपकी किडनियां खराब हो सकती हैं। तो जैसे सम्यक यानी कि ठीक ठीक संतुलित अनुपात से जल का यानी सामान्य चीजों का भी हमें उपयोग करना पड़ता है, ठीक इसी तरह से हर औषधि का सामान्य समुचित उपयोग करना यहां इस वैकल्पिक चिकित्सा में भी लाजमी है और उपयोगी है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि यह जन सामान्य की चिकित्सा पद्धति तो अवश्य है, परंतु फिर भी किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही इन चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करना है। इसलिए जड़ी बूटी की मात्रा आपके स्वभाव और आपके शरीर के अनुसार कितनी होनी चाहिए, कितनी रसें, कितनी भस्में, कितनी परपटियां, किस मात्रा में, कौन से अनुपात से लेनी है और किस तरह से आपको हवा, पानी, मिट्टी का उपयोग कुदरती इलाज यानी प्राकृतिक चिकित्सा में करना है। योग में आपको प्राणायाम आपकी प्रकृति, आपके स्वभाव, आपके रोग, आपके शरीर, आपके सामर्थ्य, आपकी आयु के अनुसार कैसे करना है, वह भी इन सभी चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग आप विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में करेंगे, तभी आप लोगों को आशातीत परिणाम मिलेंगे। अन्यथा हो सकता है चौबे जी निकले छब्बे जी बनने, गांठ के दुखों के डूबे रहेंगे वाली कहावत को आप लोग चरितार्थ कर बैठे। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों को बस इतना सा कहना चाहूंगा कि इन चिकित्सा पद्धतियों से जुड़िए और इन चिकित्सा पद्धतियों का भरसक उपयोग कीजिए। इन चिकित्सा पद्धतियों को आप अपने परिवार में फैलाइए, जागरूक कीजिए। आज भी मैं देखता हूं कि जितने भी वृद्ध हैं वे अपने युवाओं, अपने बच्चों के कारण से, क्योंकि वो अभी भी अनजान हैं उनके बच्चे, उन वृद्धों को आज भी एलोपैथी की विषाक्त औषधियों का सेवन करना पड़ रहा है, और वह भी जबरदस्ती, जाने अनजाने, जबकि वो पूरी तरह से इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करके खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। फिर भी हमारे जो युवा भाई हैं वो अज्ञानतावश कहें या फिर मैं कहूं आलस्यवश या प्रमादवश अपने बुजुर्गों को ठीक चिकित्सा प्रदान नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, सभी युवाओं से गुजारिश करूंगा कि आज ही आप अपने घर के अंदर, अपने परिवार में एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का संस्कार, एक परिवेश, एक माहौल तैयार करें, जिसमें कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है तो तत्काल एलोपैथी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भागने के स्थान पर
घर में पड़ी हुई, हमारी रसोई में पड़ी हुई जड़ी बूटियों का सेवन करें, हल्दी का सेवन करें, दालचीनी का सेवन करें, काली मिर्च का सेवन करें और जीरे का सेवन करें और शहद का सेवन करें। इन सभी चीजों का उपयोग करते हुए भी आप तत्काल प्रभाव से स्वस्थ हो सकते हैं। तो क्यों फिर हम प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में तुरंत केवल इसलिए भागे क्योंकि वहां पर दवाइयां मुफ्त बट रही हैं। दोस्तों, वे दवाइयां न हो करके, अभी भी मैंने आपको बताया, प्रयोगशाला में जैसे किन्हीं पशुओं को ले जाया जाता है और उन पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक इसी तरह से इन प्राथमिक चिकित्सालयों में इस अर्धविकसित या विकासशील एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान का उपयोग करते हुए मनुष्य के ऊपर विभिन्न इन एलोपैथी औषधियों का उपयोग किया जाता है और परिणाम स्वरूप लोगों के ऊपर कई तरह के साइड इफेक्ट भी होते हैं। मैंने पहले भी कहा कि इसमें चिकित्सक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वह चिकित्सा विज्ञान जिम्मेदार है, जो कि अभी भी अर्धविकसित है, अभी भी विकासशील है और उसको पूर्ण विकसित होने के लिए वैकल्पिक चिकित्सा का सहारा लेना अत्यावश्यक है। और जैसा मैंने पूर्व में बताया कि यह बात तो भारत सरकार ने भी महसूस की, इसीलिए आज एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक कुदरती इलाज और योग का समावेश किया गया। और वो दिन दूर नहीं होगा दोस्तों जिस दिन इस एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान के पाठ्यक्रम में, इस एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में और इससे उत्तरोत्तर एमडी और एमएस के पाठ्यक्रम में भी आयुर्वेद को भी सम्मिलित किया जाएगा, एक्यूप्रेशर को भी सम्मिलित किया जाएगा, एक्यूपंक्चर को सम्मिलित किया जाएगा, हिप्नोटिज्म को सम्मिलित किया जाएगा और अन्य विभिन्न प्रकार की होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी आदि चिकित्सा पद्धतियों को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिसे नाम दिया जाएगा इंटीग्रेटेड एलोपैथी मेडिसिन। जो कि आज मैंने आप लोगों को ये जो टर्म बताई है वो बहुव्यापक रूप से आज लोगों के मुख पर आना भी शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों मत भूलें, यह इंटीग्रेटेड एलोपैथी मेडिसिन नहीं है, यह हॉलिस्टिक मेडिसिन है। हॉलिस्टिक मेडिसिन दरअसल किसी विरोधात्मक स्थिति को वर्णन नहीं करती। हॉलिस्टिक मेडिसिन दरअसल एक ऐसी समग्र चिकित्सा पद्धति है जिसके अंतर्गत सभी चिकित्सा पद्धतियों को सामंजस्य बना करके चलने का सामर्थ्य होता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है और जब किसी हॉलिस्टिक मेडिसिन एक्सपर्ट के पास जाता है तो वह हॉलिस्टिक मेडिसिन एक्सपर्ट किसी एकल प्रकार की वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का चयन नहीं करता है, बल्कि कई सारी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को समुचित रूप से उपयोग कराता है उस रोगी के सामर्थ्य, स्वभाव, आयु आदि के अनुसार। मैं आपको उदाहरण के रूप में इसको समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार हुआ और किसी एक चिकित्सक के पास गया, किसी एक चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ के पास गया। वह चिकित्सा पद्धति का विशेषज्ञ है आयुर्वेद का। आयुर्वेद का वह चिकित्सक जब उसकी नाड़ी आदि देखता है तो वह पाता है कि फला प्रकार की इसके अंदर वृद्धि हो गई, इस दोष की वृद्धि हो गई है। मसलन इसके अंदर वात दोष की वृद्धि हो गई है और वह उस वात दोष की वृद्धि को बढ़ने की वजह से उसको वात को शमन करने के लिए या अन्य दोषों को बढ़ाने के लिए या उनको समुचित करने के लिए एक औषधि का चुनाव करता है और वह उसे देता है। जब रोगी उससे पूछता है कि क्या इससे ठीक हो जाएगा, तो बोलता है हाँ। प्रत्युत्तर में रोगी जब ये कहता है कि मैंने पहले भी इस प्रकार की औषधि ली है लेकिन मुझे इससे आशातीत परिणाम नहीं मिले हैं, परंतु मैंने एक होम्योपैथी का उपयोग जरूर किया था तो उससे मुझे परिणाम बहुत अच्छे मिले थे। ऐसे में वह आयुर्वेदिक चिकित्सक ट्राई करके यह कहता पाया जाता है कि देखिए होम्योपैथी कोई चिकित्सा तो है नहीं, होम्योपैथी में तो क्या होता है, दवाइयां तो होती नहीं है, दवाई के नाम पर केवल लोगों को मानसिक इलाज दिया जाता है, केवल ढांढस दे दी जाती है और रोगी जो है वो ठीक हो जाता है। अगर केवल ढांढस देने मात्र से ही रोगी ठीक हो सकता होता था तो फिर आयुर्वेद ही ढांढस क्यों नहीं दे देता है। लेकिन यह हमारे मन की कंजूसी ही है कि हम उस उन्नत चिकित्सा पद्धति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हॉलिस्टिक मेडिसिन एक्सपर्ट ऐसा नहीं करता है, वह सभी चिकित्सा पद्धतियों का सम्यक रूप से सम्मान करता है और वह यह बात अच्छी तरह से जानता है कि प्रत्येक चिकित्सा पद्धति की अपनी एक उपयोगिता है, अपनी एक महत्वपूर्णता है और इसी कारण से वह एक रोगी को उसके रोग में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का समायोजित समावेश करके और उसको प्रिस्क्राइब करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बुखार में है
तो वह उसे कुदरती इलाज के रूप में मिट्टी पट्टी आदि भी कहेगा, और साथ में आयुर्वेद के महासुदर्शन, घनवटी और औषधि भी देगा, और साथ ही साथ में योग की कुछ क्रियाएं भी बताएगा, और हो सकता है किसी होम्योपैथी औषधि का भी वर्णन कर दे। वह निर्भर करता है कि वह व्यक्ति किस प्रकृति का है, किस स्वभाव का है और उसकी परिस्थिति क्या है। तो दोस्तों, आज मैंने संक्षिप्त रूप से यह आप लोगों को प्रयास किया बताने का कि किस तरह से यह होलिस्टिक मेडिसिन वर्क करती है, और अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है, और चिकित्सा का विषय क्या है और कितना गहरा है। और मैंने आप लोगों का सभी का स्वागत किया इसमें। इन सारी चिकित्सा पद्धतियों को विषयों के रूप में पढ़ने के लिए, और यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम भी इसके अंदर चलते हैं जो कि WHRDO द्वारा संचालित किए जाते हैं। उसको पढ़ने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप WHRDO से सीधे संपर्क कर सकते हैं, और WHRDO के माध्यम से विभिन्न प्रकार के चिकित्सा के, वैकल्पिक चिकित्सा के विषयों का अध्ययन यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों के साथ में करके और अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। आपका शुभ नाम बताएं। सुगन चंद छंछलानी। सुगन चंद जी, आपको क्या समस्या थी? सर मैं बहुत परेशान था। क्या तकलीफ थी? कमर में दर्द था और टांगों में जा रहा था। अच्छा, तो कितने समय से आपको तकलीफ थी? 3 साल से परेशान था बहुत। अच्छा, पहले किन्हीं डॉक्टर्स को दिखाया आपने? कई को दिखा दिया मैंने, 5-6 डॉक्टर बदल दिए हैं, लेकिन फायदा नहीं पड़ रहा है। अच्छा। और डॉक्टरों का कहना है कि भाई ऑपरेशन होगा। अच्छा, तो आप अपनी समस्या को लेकर के किसके पास आए हैं? मैं सुनील जी वैद्य के नाम से डॉक्टर किसी ने बताया था कि वहाँ चले जाओ, आपको ठीक कर देंगे। अच्छा, आप डॉक्टर सुनील जी के यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं सिर्फ 3 दिन हुए आज। और आज आपको क्या महसूस हो रहा है? बिल्कुल आराम। पूरी तरह से आराम है? बिल्कुल। आप संतुष्ट हैं इलाज से? बिल्कुल। दूसरे लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ सर, मैं यही बोलूँगा सबको कि डॉक्टर सुनील का इलाज करवा लो, बहुत फायदे वाला है। हर सब आदमी यहाँ पे आने के बाद ठीक हो जाते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते जी। नमस्ते। आपका शुभ नाम बताएंगे? दिशा जशनानी। दिशा जी, आपको क्या समस्या थी? मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन था और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, प्रॉपर तरीके से बैठा नहीं जा रहा था। अच्छा, और आपको कुछ पेट से संबंधित भी समस्याएं थी? हाँ जी। अच्छा, आपने बताया था आपकी नाभि टलती थी? हाँ जी, बिल्कुल। नाभि मेरी अभी बहुत रिलीफ है मुझे, जब से मैंने आपसे ट्रीटमेंट लिया है। तो अच्छा, तो आपकी जो ये समस्याएं हैं, इनको लेकर के आप किनके पास गए थे? डॉक्टर सुनील के पास। अच्छा, उन्होंने आपको जो ट्रीटमेंट दिया किस तरह का दिया? उन्होंने मुझे मसाज वगैरह दिए थे और भी वाइब्रेशंस दिए थे। अच्छा, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट दिया? हाँ जी। और आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया ना? आयुर्वेदिक औषधियाँ दी थी। अच्छा, आप कितने दिनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मुझे मात्र 3 दिन हुए हैं आज। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि आपका दर्द सारा चला गया? हाँ जी, बिल्कुल। रिलीफ है आपको पूरी तरह? बिल्कुल। ठीक है, आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बस मैं यही देना चाहूँगी, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप यहाँ आकर के डॉक्टर सुनील से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको अपने पेन से रिलीफ ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते जी। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम बताएंगे? सोना लोंगानी। अच्छा, सोना लोंगानी जी, आपको क्या समस्या थी? मुझे जोड़ों में दर्द था और गठिया की समस्या थी। अच्छा, उसमें आपको क्या क्या तकलीफ होती थी? मुझे हाथ, पैरों, कोहनियों, कंधों में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। अच्छा, और आप बता रहे थे कि आपके हाथ पैर मुड़ते नहीं थे, आपकी उंगलियां मुड़ नहीं पाती थी, मुट्ठी नहीं बन पाती थी? हाँ, वो भी सही है। अच्छा, तो अब आप इस समस्या को लेकर के कहाँ पे आए थे? मैं सर के पास आई थी। अच्छा, तो उन्होंने आपको किस तरह का इलाज दिया? उन्होंने मुझे स्किन बाथ वगैरह, मालिश अच्छा। और मसाज। अच्छा, कुदरती इलाज दिया? हाँ अच्छा, कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह भी बताई होंगी? जी। अच्छा, आपने टोटल कितने दिन इलाज लिया है? सिर्फ 7 डेज। अच्छा, 7 दिन के बाद में अब आप क्या लगता है, आपको क्या महसूस होता है, क्या आपके अनुभव हैं? मुझे ये सब कुछ महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बिस्तर से उठ पा रही हूँ, चल पा रही हूँ। मैं चल भी नहीं पाती थी, वो चल भी पा रही हूँ मैं अब। अच्छा, तो अब आपको ठीक लगता है? आपकी मुट्ठियाँ अब बंद हो जाती हैं? हाँ, बंद हो जाती हैं। अच्छा, अब आपको पेन वगैरह तो नहीं है कहीं?
हाँ, काफ़ी रिलीफ है पेन में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आप कुछ अन्यों को मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए? मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो कुदरती इलाज है वो सब लोग यहाँ आकर इस इलाज को करा सकते हैं। जिसको भी कोई भी रोग हो वो यहाँ आकर अपना रोग सही कर सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते। आपका शुभ नाम बताएंगे? हाँ, ललिता राठी। ललिता जी, आपको क्या समस्या थी? मैं गिर गई थी सीढ़ियों में से, जो नीचे बैठने की जगह लग गई थी मेरे। अच्छा, चोट लग गई थी। आपके कमर के नीचे की जगह पे बैठने की तकलीफ थी, जगह, हाँ। बैठने की जगह पे हाँ। आपको तकलीफ थी। हाँ। कितने लंबे समय से तकलीफ थी? 15 दिन से। अच्छा, तो आप अपनी संबंधित समस्या को लेकर कहाँ गए? चिकित्सक के पास गए? हाँ। अच्छा, चिकित्सक का नाम आपको पता है? नहीं, नाम नहीं अच्छा, पता। विश्व स्वास्थ्य शोध एवं विकास संस्थान के डॉक्टर सुनील वैदिक के पास आप गए? हाँ। अच्छा, उन्होंने आपको किस तरह का उपचार दिया? मालिश, थेरेपी, अच्छा, माना प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक और चिकित्सा। आयुर्वेदिक पंचकर्म आदि का पंचकर्म, उपचार दिया। हाँ। उससे आपको काफी आराम आया? हाँ। अच्छा, कितना प्रतिशत आपको आराम लगता है? मेरे को मिलता 90%। बहुत बढ़िया। तो अब आप संतुष्ट हैं अपने लिए गए उपचार से? हाँ। अच्छा, दूसरे लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देंगे? हाँ, देंगे। क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा फ़ायदा मिलता है यहाँ इलाज कराने से। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते जी, नमस्ते, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा शुभ नाम प्राची जैन है। हाँ जी, प्राची जैन जी, आपको क्या समस्या थी? मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी। अच्छा, कितने लंबे समय से? करीबन 2, ढाई, 3 साल मान सकते हैं। अच्छा, तो आपका जो पेन था वो किस हद तक था? मेरा पेन जो था कि मेरे यहाँ से गर्दन से दर्द शुरू होता था, तो धीरे धीरे मतलब सर तक चढ़ जाता था, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। अच्छा, उसके लिए आपने पहले कोई अंग्रेजी दवाइयाँ वगैरह ली? हाँ, मतलब पेन किलर वगैरह खाइए और स्वेलिंग उतरने की खाइए, और किसी और डॉक्टर के भी गई तो वहाँ पे ट्रैक्शन वगैरह दिया उन्होंने। अच्छा, तो वो भी लिया, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ तो मिला था, लेकिन वो फिर वापस से प्रॉब्लम शुरू हो गई शुरू। मुझे। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पर आए हैं अपनी समस्या को लेके? मैं डॉक्टर वैदिक सर है उनके पास आई हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर वैदिक जी ने आपको क्या ट्रीटमेंट दिया? उन्होंने मुझे नेचुरल थेरेपी प्लस आयुर्वेदिक सबका मिश्रण दिया, उसमें टेंस वगैरह सब कुछ, मसाज वगैरह सब कुछ था, और स्टीम वगैरह सब कुछ दी उन्होंने नेचुरल तरीके से। अच्छा, तो अब आपको कैसा लग रहा है और कितने दिन हो चुके हैं आपको? मेरे को 7 दिन हो गए ट्रीटमेंट लेते हुए, और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दर्द पूरी तरह से अभी तक तो फिलहाल पूरा मिट चुका है। अच्छा, तो 100% में से लगभग कितना प्रतिशत आपको आराम है? मैं 95 बोल सकती हूँ। वेरी गुड। तो आप दूसरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग आइए, और जिसके भी ये प्रॉब्लम है सर के पास आइए और अपना दर्द ठीक करवाइए। कहाँ पर आपको, किस एड्रेस पे आपको आना हुआ? ये वैशाली में स्केचर्स का शोरूम है, उसके जस्ट पास में एक गली है, बिल्कुल वहीं पे सर का क्लिनिक है, वहाँ पे आप आइए। वैशाली नगर अजमेर? वैशाली नगर अजमेर में। ठीक है, धन्यवाद बहुत। नमस्ते जी, नमस्ते। आपका शुभ नाम बताएं। काली रावत। काली रावत जी, आप WHRDO से कैसे जुड़े? सर वैदिक सर से जुड़े। वैदिक सर हमें कुछ प्रोग्राम था तो वहाँ पे हमें वैदिक सर मिले, सुनील वैदिक सर, तो उनके माध्यम से जुड़े सर। अच्छा, तो डॉक्टर सुनील वैदिक जी ने आपको क्या परामर्श दिया, क्या सुझाव दिया था? सर वो हमें मिले तो उनकी जो चीज़ें थी नेचुरोपैथी से रिलेटेड, जो उन्होंने थेरेपियाँ देते थे, तो सर वो हमें बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने कहा कि ये कोर्स आप कर सकते हो, DNYS कोर्स कर सकते हो यहाँ से, जो कि नेचुरोपैथी से रिलेटेड है सर। अच्छा, तो DNYS का फुल फॉर्म बताएंगे आप? सर डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। अच्छा, ये DNYS यानी डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी इन यौगिक साइंस कोर्स को करने के बाद में आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें इनसे सीखी है। पहले मैं योग से भी जुड़ी हुई थी, लेकिन इसमें और एडवांस मुझे योग के साथ साथ मुझे नेचुरोपैथी जो थेरेपियाँ होती है वो भी सीखने को मिली है सर। जैसे हम हमारी बॉडी को कैसे क्लीन रख सकते हैं, कैसे शुद्ध रख सकते हैं सर। अच्छा, इस कोर्स को करने के बाद में आपकी आय के साधन में कुछ विकास हुआ है, मतलब कुछ आय आपकी बढ़ी है? हाँ सर, बिल्कुल हुआ है। उसके बाद ये कोर्स में जैसे मैंने स्टार्ट किया था तभी से मैं क्लासेस लेने लग गई थी, और मैं डिजीज़ जो होती है पार्टिकुलर डिजीज़ पे काम करती हूँ, और उसी पे सर थेरेपीज देती हूँ। अच्छा, तो अब आप अपना इस कोर्स को करने के बाद में आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं?
हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ, हम कर सकते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को कुछ इसके बारे में सुझाव देंगे, अन्य लोगों को, कि किस तरीके से वो रोजगार के रूप में इसको अपनाएं हाँ सर, बिल्कुल देंगे। और कैसे उनको लाभ मिलेगा इसको क्योंकि रोजगार के रूप क्योंकि में सर अपनाने? मेरे करने के बाद मुझे भी रोजगार मिल रहा है सर, मैं खुद भी कर रही हूँ तो उससे मुझे भी रोजगार मिल रहा है। तो सर मैं भी ये सजेशन दूंगी कि इस कोर्स को सब करें और इससे रोजगार प्राप्त करें सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर। आपका शुभ नाम बताएं। उषा गुप्ता। उषा गुप्ता जी, आपको क्या समस्या थी? मेरे दोनों पैरों में बहुत जकड़न थी। मेरे से चला नहीं जाता था। और घुटनों पे आपको? घुटनों में, कमर के वर्टिब्रा में भी। अच्छा। तो मुझे आपके विषय में किसने बताया, तो अच्छा। मैं स्वामी जी के पास आई और आपने मेरे 90% से अबव मुझे ठीक कर दिया है। अच्छा। 7 डेज में। अच्छा, तो आपके घुटने पहले मुड़ते नहीं थे, अब कैसे मुड़ते हैं? नहीं थे और चला भी नहीं जाता था, अब सीधे हो गए हैं। बहुत बढ़िया। तो ये लगभग कितने दिनों में आपको रिलीफ मिल गया? ये 6 डेज में। अरे वाह, 6 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा रिलीफ मिल गया है। हाँ जी। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं चिकित्सा से? बिल्कुल। पूरी तरह से? पूरी तरह। आप अन्य लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कि और भी किसी को प्रॉब्लम हो तो यहाँ तो पैसे भी बहुत कम लगते हैं, तो आप यहाँ आके अपना उपचार कराएं। अच्छा, अब आपको ऑपरेशन कराने की तो जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी, हाँ, नमस्ते। आपका शुभ नाम बताएं। अंजू मुंदड़ा। अच्छा, अंजू मुंदड़ा जी, आपको क्या समस्या है? मेरे को मतलब बैक में पेन हुआ है और कोहनी तक, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा मतलब पेन बढ़ता ही जा रहा था बैक, कंधे से यहाँ तक, कोहनी तक। फिर मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, अच्छा। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे। फिर मैं WHO के पास गई। फिर उन्होंने मेरे को स्वामी जी के पास भेजा। फिर वहाँ पे मेरे को प्राकृतिक का, आयुर्वेद का जो भी इलाज दिया, मतलब इलाज करवाया मैंने वहाँ पे। वहाँ मुझे बहुत आराम मिला। अच्छा, कितने दिनों से आप इलाज करा रहे हैं WHO में? 3 दिन से करवा रही हूँ मैं। तीसरे दिन तो मेरे को 90% मेरे को आराम मिला। अच्छा, मतलब 90% अब आपको आराम है? हाँ। ठीक है। और आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे को मतलब वो सब वहाँ, मतलब किसी के भी ये तकलीफ़ वगैरह अगर हो तो वहाँ उनसे मिले, WHO से, और वहाँ से वहाँ स्वामी जी के पास जावे और वहाँ मतलब बिल्कुल सही इलाज होता है। मुझे तो बहुत फर्क पड़ा उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते। आपका शुभ नाम क्या है? मधुरिमा। मधुरमा जी, आपको क्या समस्या थी? मेरे घुटनों में काफ़ी क्षति हो गई थी, तो घुटनों से थोड़ा चल नहीं पा रही थी, दिक्कत हो रही थी। अच्छा, तो इस संबंधित समस्या के निवारण के लिए आप किन से आके मिले? मैं डॉक्टर सुनील वैदिक करके हैं, तो मुझे पता चला कि इनकी शांतिपुरा में क्लिनिक है, तो मैं वहाँ आई और मुझे वहाँ पे मैंने उपचार लिया उनसे, तो काफ़ी मुझे बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर सुनील वैदिक जी, जिनका शांतिपुरा वैशाली नगर अजमेर में केंद्र है, वो आपको किस तरह का उपचार दे रहे हैं? वो मुझे आयुर्वेदिक भी दे रहे हैं और नेचुरोपैथी में स्टीम, आइस और उसके अलावा टेंस वगैरह ये दे रहे हैं, और उसके अलावा वो लेप वगैरह लगाते हैं आयुर्वेदिक, तो उससे मेरे को काफ़ी बहुत फ़र्क आ रहा है। अच्छा, तो कुल मिला के आप अपनी जिस समस्या को लेके आए थे उसके निवारण से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मतलब काफ़ी हद तक मेरा ये ठीक हो गया है और मेरा मानना है 2-5 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। अच्छा, आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं देना चाहूँगी कि हम जो ये एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो हम सब आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी उपचार लें तो उससे बहुत जल्दी भी फ़र्क आता है, और जो कि एलोपैथी में नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, नमस्ते। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम बुलबुल राठौड़ है। अच्छा, बुलबुल जी, आपने कौन सा कोर्स WHO के माध्यम से ज्वाइन किया है?
मैंने DNYS कोर्स ज्वाइन किया है 2019 में मैंने किया था। अभी मुझे 3 साल हो चुके हैं और काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अच्छा, ये DNYS कोर्स का फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। अच्छा, इस कोर्स को करने के बाद में आपको क्या महसूस हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले मुझे ओनली योगा एक्सरसाइज वगैरह जो है थेरेपिटिकल पता था, लेकिन यहाँ पे आके मुझे नेचुरोपैथी के जो ट्रीटमेंट होते हैं और कैसे पेशेंट को हैंडल किया जाता है और कैसे कैसे छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा जाता है, उन सबका मुझे बहुत अच्छे से पता चला है यहाँ पर आकर के। तो कुल मिलाकर के आपको यह एजुकेशन लेकर के, DNYS की एजुकेशन लेकर के फाइनली आपको कैसा लग रहा है और इसका क्या उपयोग है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करके और बहुत उपयोग है इसका। हर जगह मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ और बहुत सारे लोगों को इसकी जो लाभ है वो दे सकती हूँ, क्योंकि आजकल क्या है कि सब लोग जो मेडिसिन पे डिपेंडेंट है, लेकिन मेडिसिन जो है वो क्या करती है, उनके जो बॉडी है वो उनके अंदर डिजीज़ को ओनली दबाती है, लेकिन नेचुरोपैथी जो है उसे अच्छे से क्योर करती है और इसमें बिल्कुल प्योर जो है वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है और प्योर जो थेरेपीज़ होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि मतलब बॉडी जो होती है उसी के नेचर के अकॉर्डिंग जो है उसमें वर्क किया जाता है और उसको ठीक किया जाता है। इसलिए बहुत अच्छा तरीका है पेशेंट को ठीक करने का, वो मैंने यहाँ पर आकर के सीखा है और मैं इसे हर जगह अप्लाई करूँगी। अच्छा, WHRDO के माध्यम से आपको जो शिक्षा दी गई और जो प्रैक्टिकल आपको सिखाया गया, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हूँ और जो डॉक्टर वैदिक सर है स्पेशली उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया है। हर चीज़ को उन्होंने बारीकी से बताया है कि कैसे आपको इस चीज़ को हैंडल करना है, कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, कैसे पेशेंट के साथ में कैसे उसको मोटिवेट करना है या कैसे उसको ट्रीट करना है, उस सब का एक एक जो बारीकी है उन सबको बहुत अच्छे से बताया है, इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे जो बेरोजगार आज युवक हैं, जो नौकरियों की तलाश में हैं, वो इस कोर्स को करके किस तरीके से आय कर सकते हैं अपनी, उसके लिए कुछ बताएंगे, कुछ संदेश देंगे उन्हें? हाँ बिल्कुल, जो बेरोजगार है उन्हें इस कोर्स को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं इसको और बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो बेरोजगार है। वो अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं और अपनी फ्री सेवाएं भी दे सकते हैं और अलग अलग चीज़ें जो है अच्छे सा पैसा कमा सकते हैं इससे, वो इसके थ्रू। और मतलब बहुत अच्छा इनकम सोर्स मिलता है नेचुरोपैथी में और बहुत से लेक्चरर्स भी जो है उनकी रिक्वायरमेंट है नेचुरोपैथी में, अलग अलग जॉब्स वैकेंसीज। और आजकल जो गवर्नमेंट के थ्रू जो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के जो हॉस्पिटल्स खोलने का जो डिसीजन लिया गया है उसमें भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा उन लोगों के लिए जो बेरोजगार है। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल जी। थैंक यू सो मच।